स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न। पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये पार्ट सेकंड होगा। ये हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ये एवरग्रीन प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा जहाँ पे हम डेली क्विजेज लगाते हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? वो है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी इसका आंसर होगा। ये आपको फोटो दिख रही होगी, ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी नोट्स के रिगार्डिंग। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम के रिलेटेड। अब बात करते हैं करंटली आरबीआई गवर्नर के बारे में। जो आपको मैंने पीछे फोटो बताई थी, अब क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। जो करंटली आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी, ठीक है। शक्तिकांता दास जी हैं, जो आपको फोटो पीछे बताई थी वो ही हैं ये आरबीआई के करंटली जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, पर उसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज्ड 1949 में हुआ था। जो सर ओसबोर्न स्मिथ थे, सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ये पढ़ रहा हूं मैं। जो सर ओसबोर्न स्मिथ थे वो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। कौन से ब्रिटिश गवर्नर? बट जो सीडी देशमुख जी थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंडियन मूल के, मतलब भारतीय मूल के गवर्नर, पहले गवर्नर थे। जो सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। भारतीय मूल के ये पहले गवर्नर थे। आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। जो आरबीआई का गठन किया गया था वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों से ही किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन एक कमेटी थी जिसके द्वारा ही आरबीआई का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रजत क्रांति है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है अंडा से, मतलब कि एग से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर होगा ये। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फुल डिस्कस आपके साथ करते हैं दोस्तों। जो सिल्वर रेवोल्यूशन है, मतलब कि रजत क्रांति है, भारत में अंडा उत्पादन से संबंधित है। वैसे ही जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। वैसे ही सिल्वर फाइबर क्रांति वो कपास से संबंधित है। इसको मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, सिल्वर फाइबर क्रांति। एम स्वामीनाथन को, ठीक है, स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी माना जाता है। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वो है एम स्वामीनाथन जी को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज डेवलप्ड, ठीक है। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति डेवलप की गई थी? इट वाज प्रपोज्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। किस कमेटी के सिफारिशों के आधार पर यह बनाई गई थी? वो है कस्तूरी रंगन समिति। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। कौन सा आंसर होगा इसका? बी आंसर होगा, कस्तूरी रंगन कमेटी। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है ये कमेटी दोस्तों। जो मई 2019 में, कब बात करते हैं, मई 2019 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, ठीक है, जो बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक गठन किया गया था इसका, ठीक है। इसमें क्या था? नीति का लक्ष्य है उच्च गुणवत्ता बचपन की देखभाल और 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान की जाए। जो मेन लक्ष्य है इसका, जो एक कमेटी है कस्तूरी रंगन कमेटी, इसका मेन लक्ष्य कि 2025 तक जो 3 से 6 साल के वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं उनको क्या पूरी तरह से शिक्षा प्रदान करना।
किन जगह को इसके लिए चुना गया है, वो आंगन, जैसे इन स्कूलों, ये स्कूलों और आंगन, स्कूल भी आएंगे इसमें, और आंगनवाड़ी केंद्र जैसे संस्थानों के भीतर किया जाएगा। स्कूल भी होंगे और जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन दोनों में, जहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे बच्चों के समग्र कल्याण, पोषण, उसके जो पोषण है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान रखा जा सके। हर चीज़ पर ध्यान रखना जरूरी है बच्चों के लिए कि उसकी जो ग्रोथ है वो सही ढंग से हो सके। इसलिए वो स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को चुना गया है कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी के। आगे देखते हैं, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? कौन सा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट को कब लागू किया गया था? 1963 में। कब? 1963। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ये एक्ट है, ठीक है, भारत में केंद्रीय राजस्व अधिनियम जो है 1963 में प्रख्यापित किया गया था, ठीक है, लागू किया गया था, बनाया गया था। और अधिनियम 1 जनवरी 1994 से लागू किया गया था। अधिनियम राजस्व विभाग, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। फाइनेंस जो मंत्रालय है, ठीक है, उसके अंडर ये वर्क करता है, जिसे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया है। और ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अपने अधिकार प्राप्त करता है। अब 1963 से चला आ रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। डैश इज द टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज इट्स प्राइस राइजेस। डैश एक प्रकार की वस्तु है जिसके लिए इसकी कीमत बढ़ने के साथ ही मांग बढ़ती है। वो है दोस्तों, आपको पता होगा, ए, गिफन गुड, ठीक है, गिफेन गुड है इसका आंसर ए। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो गिफेन वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए इसकी कीमत बढ़ने के साथ ही मांग बढ़ती है। कीमत बढ़ेगी तो इसका मतलब है इसकी मांग बढ़ रही है। गिफेन वस्तु शब्द 1800 के दशक में प्रतिपादित किया गया था। कब? 1800 ईस्वी के दशक में, मतलब 1800 में ये लिया गया था, ठीक है, जिसका का नाम स्कॉटिश अर्थशास्त्री, सांख्यिक विद और पत्रकार सर रॉबर्ट गिफेन के नाम पर रखा गया था, ठीक है। सर रॉबर्ट गिफेन और स्कॉटिश अर्थशास्त्र थे जो, उनके नाम पर ही रखा गया था। गिफेन में जो उदाहरण है वो है रोटी, चावल और गेहूं आदि शामिल किए गए हैं, ठीक है। जो भी लोगों की ज़रूरतें होती हैं एक पालन पोषण के लिए या एक जीने के लिए, जैसे रोटी है, चावल है, गेहूं है, इनको इनमें रखा गया था जिससे पता लगाया जा सकते। जैसे गिफेन वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए कीमत बढ़ने के साथ ही मांग भी बढ़ती है। इसकी मांग तो कम होगी नहीं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो रोटी की ज़रूरत पड़ेगी। चावल, गेहूं ये आम चीज़ें हैं, आम सोर्सेज हैं जो एक मनुष्य लेता ही है। तो इसके लिए जब इसकी कीमतें बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब है कि मांग भी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the first state to end monopoly of agriculture produce market committee in state? राज्य में कृषि उपज बाजार समितियों का एकाधिकार समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन था? वो था बिहार। सेकंड कौन सा था? वो है महाराष्ट्र। पहला बिहार, सेकंड महाराष्ट्र था, ठीक है। इसका बिहार आंसर होगा। देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। बिहार जो एक ऐसा राज्य है, ठीक है, शुरू से पढ़ते हैं। राज्य मंडियों में एपीएमसी का एकाधिकार समाप्त करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया था। बिहार के बाद महाराष्ट्र का नाम आता है। मौजूदा एपीएमसी अधिनियम ने किसानों के लिए एक निश्चित बाजार क्षेत्र के भीतर मंडियों में अपने उत्पादन को बेचना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। भारत सरकार भी जो भी पूर्व में एएमपी से दुष्प्रभाव पड़े थे, ठीक है, उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। ऑनलाइन कृषि खरीद और बेचने के प्लेटफॉर्म जैसे NAM आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार चीज़ें कर रही है जिससे उनका खर्चा कम हो, इसलिए इनका ऑनलाइन कृषि खरीदारी पर जोर दिया जा रहा है। टाइम बचेगा,
अपनी टिकट टोकन आएगा तो वो अपना मंडियों में माल भी बेच सकते हैं। इससे ईजी वर्क होगा। सरकार ऐसा भी चाह रही है कि आपके घर से ही माल को उठाया जाए, जिससे आपका खर्चा भी बचे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधारों के सुझावों हेतु बनाई गई थी? वो है मल्होत्रा समिति बनाई गई थी। इसका आंसर आपको पता लग ही गया होगा, मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा कमेटी बनाई गई थी। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1993 में भारत सरकार ने जीवन बीमा क्षेत्र के निजीकरण के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए RN मल्होत्रा समिति को नियुक्त किया था। कौन सी? RN मल्होत्रा समिति को ही नियुक्त किया था। क्रॉप इंश्योरेंस कम अंडर फसल बीमा डैश के तहत आती है? वो भारतीय खाद्य निगम, मतलब कि इसका आंसर होगा बी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है। ठीक है, FCI के अंडर ही आती है। FCI के एग्जाम भी होते हैं, आप भर सकते हैं। इस साल अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, बहुत जल्दी आने वाली है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फसल बीमा भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो फसल बीमा किसके अंडर आता है? FCI के अंडर ही आता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। फसल बीमा कृषि उत्पादकों द्वारा खरीदा जाता है, जिससे किसान खेत और अन्य को जैसे पाला, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं अथवा कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण जो राजस्व में आई कमी, जो रेवेन्यू में आई कमी के कारण अपनी फसलों के नुकसान से स्वयं को बचाने हेतु फसल बीमा खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कई बार होता है पाला, सूखा, बाढ़ आ जाती है तो एक इंश्योरेंस फसल बीमा खरीद लेते हैं, जिससे जो आपकी चीज़ें खराब हुई हैं, किसानों का जो खर्चा हुआ है वो सरकार या एक इंश्योरेंस कंपनी पे कर सके। फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियों को फसल उपज बीमा और फसल राजस्व बीमा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वो है 1966 1967 के बीच में। जो भारत आज आधुनिक कृषि प्रौद्योगिक एवं तकनीकी, भौतिक और जैविक विज्ञान पर निर्भर है। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी पर आजकल जो कोई भी है, भारत इस पर निर्भर है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966 और 67 में हुई थी। हरित क्रांति के बाद देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति आई। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो कृषि के क्षेत्र में ऐसी एक उछाल आया था जिससे किसानों की लाइफ को ही चेंज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? वो है एडम स्मिथ जी को। डी इसका आंसर होगा, एडम स्मिथ। इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनका जन्म 5 जून 1723 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये एडम स्मिथ जी हैं जो आपको पिक में नजर आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, नोट्स के रिगार्डिंग आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी और आपके जो कंसेप्ट हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, वो आपको कुछ पता लगी होगी बेशक। और अपनी जो प्रेपरेशन है उसको बढ़िया रखें, लाइव में इंजॉय करें, हार जीत का फैसला खुद ना करें, बस लड़ते रहें और चलते जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय बाय।